नमस्कार एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी और ये 2025 समाप्त होने वाला है। नया वर्ष 2026 में हम एंटर करने वाले हैं। विंटर का सीजन है, हो सकता है थोड़ा सा आलस आ रहा हो, बट लेट्स नॉट लूज आवर मोमेंटम। हमें इस मोमेंटम को बनाए रखना है। दीज आर जस्ट डेट्स। 30th, 31st, 1st doesn't mean that something significant is changing. It's just the number that is changing. In an aspirant's life, aspirant की लाइफ में आपको ये समझना होगा कि हमें हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, चाहे वो 31st दिसंबर हो या 1st of January. You have to utilize each and every day efficiently. So do not lose the momentum of your study. Okay, so let's start our today's class, the current affairs series. In this class, the very first article that we have, सबसे पहला आर्टिकल जो हम देखने जा रहे हैं, that is one of the editorial opinion page, okay, जिसका नेम है The Lost Message. The Lost Message, and this is very significant for us to understand and link with polity. ये polity से related एक आर्टिकल हम इसे लिंक कर सकते हैं, as well as it can be related with द इंडियन सोसाइटी एस्पेक्ट। ओके, इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट से भी इसे रिलेट किया जा सकता है इस वाले आर्टिकल को। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। अगर आप समझेंगे तो इस आर्टिकल में द आर्टिकल रीड्स द लॉस्ट मैसेज। ओके, द लॉस्ट मैसेज। इस हेडलाइन से ये समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा मैसेज दिया जाना था जो कि गुम हो गया है। ओके, द मैसेज दैट वाज इंटेंडेड टू डिलीवर हैज बीन लॉस्ट। ओके, यहां पर एक मैसेज की बात करी गई है। अब वो मैसेज क्या है? द मैसेज इज रिलेटेड विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट एट द चर्च ऑन 25th ऑफ दिसंबर। क्रिसमस के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चर्च जाते हैं इन द मॉर्निंग सर्विस। तो वहां से क्या जो मैसेज है वो डिलीवर किया जाता है? तो बेसिकली the fact that you need to remember is PM Modi's visit. PM मोदी की विजिट होती है इन दी क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस। क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस एट द कैथेड्रल न्यू दिल्ली में पीएम मोदी की विजिट होती है ऑन 25th ऑफ दिसंबर, ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। वहां पर वो मॉर्निंग सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं एट दी कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन। यहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है पीएम मोदी के द्वारा, और यहां पर ही इज देयर फॉर द होल मॉर्निंग सर्विस। पूरी मॉर्निंग सर्विस अटेंड करते हैं यहां पर पीएम मोदी, एंड दिस मार्क्स अ सिंबलिज्म टुवर्ड्स आर्टिकल। ओके, towards the Article 29 of the Indian Constitution, and here is the protection ओके इस विजिट से बेसिकली आर्टिकल 29 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द आर्टिकल 29 ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 29 जो कि वादा करता है कल्चरल राइट्स टू द माइनॉरिटीज। कल्चरल राइट्स टू द माइनॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 में दो तरह की माइनॉरिटीज की बात करी गई है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज और दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब वो माइनॉरिटीज जो भाषा के बेसिस पर जिन्हें डिवाइड किया जाता है। लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड विद लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड है, और दूसरे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक रूप में जो माइनॉरिटीज हैं। ओके, इन दोनों माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 29 में कही जाती है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटीज। यहां पर इस आर्टिकल 29 को फुलफिल किया गया है इस विजिट के द्वारा। ठीक है, यहां पर लॉस्ट मैसेज क्यों लिखा गया है?
तो अगर हम इस चीज को देखा जाए, यहां पर क्रिसमस के दौरान आपने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स में, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में देखा होगा कि क्रिसमस के दौरान काफी ज्यादा कम्युनल टेंशंस बढ़ गई थी। ओके, commercial activities related to Christmas has been disrupted by mobs in various parts of the countries. हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में जो क्रिसमस सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज चल रही थी, उन एक्टिविटीज में कुछ हिंड्रेंस डाली गई थी। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि इंक्लूडेड इन वायलेंस, वायलेंस भी हुआ था। यहां पर जो मैसेज पीएम मोदी के द्वारा दिया गया था वो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द इंक्लूजन। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो यहां पर इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करी जाती है। ओके, यहां पर इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करी जाती है, जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी मॉर्निंग सर्विस अटेंड कर रहे हैं इन न्यू दिल्ली। ओके, एट द चर्च, कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन। और वहीं पर दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो वायलेंस है और जो घटनाएं हैं क्रिसमस से रिलेटेड फेस्टिवल्स के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करने वाली जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आई हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो मैसेज लीडर के द्वारा दिया जा रहा है वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा। ओके, सो इट इज द लास्ट मैसेज, एश्योरेंस ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी मस्ट गो बियॉन्ड सिंबोलिज्म। तो ये आर्टिकल कहता है कि सिंबोलिज्म के बियॉन्ड हमें जाना होगा और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, स्पेशली द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इस एस्पेक्ट में आपको याद रखना है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है, it guarantees the cultural rights and the educational rights to the minorities, and there are two types of minorities। दो तरह की minorities हैं जो हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई हैं। ठीक है, पहले है linguistic minorities, भाषा के आधार पर minorities, और दूसरे हैं religious minorities, धर्म के आधार पर जो minorities होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी तरह की माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। तो देयर वर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू मार्क लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। उसमें 3 तरह की माइनॉरिटीज दी गई थी और 4th ऑप्शन वाज ए एंड बी। सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दीज वेरी माइन्यूट पॉइंट। के जो छोटे छोटे सटल पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। देयर आर 2 तरह की जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको यहां पर प्रोटेक्शन की बात करी गई है अंडर द आर्टिकल 29। ओके, so this was the first editorial opinion page. Okay, now second is president undertakes dive sortie in submarine, calls it a very special experience. Okay, यहां पर देखते हैं प्रेसिडेंट, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, यहां पर इन्होंने सबमरीन में एक डाइव किया है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो आईएनएस वागशीर, आईएनएस वागशीर, ये ये एक सबमरीन है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सबमरीन। ओके, आईएनएस वागशीर क्या है? एक सबमरीन है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो सबमरीन है, दिस सबमरीन बिलोंग्स टू द कलवारी क्लास। ओके, दिस सबमरीन बिलोंग्स टू द कलवारी क्लास। जो हमारी सबमरीन्स होती है वो डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज की जाती हैं। ठीक है, जिसमें से एक क्लास है कलवारी क्लास। उस कलवारी क्लास के अंडर एक सबमरीन आती है, पनडुब्बी आती है, जिसका नाम है आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर आती है यहां पर। जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इस सबमरीन आईएनएस वागशीर में, ठीक है, कर्नाटक में संडे को एक यात्रा करी। ठीक है, और इसके साथ ही इस यात्रा के बाद द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। जो पहली इंटरेक्शन हुआ था वाज विद लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ओके, पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने इस तरह का इंटरेक्शन किया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और दूसरी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, इस एस्पेक्ट में अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए समझना। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहली चीज जो हमारा आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 53, ये सिंबॉलिक अथॉरिटी देता है।
ये सिंबॉलिक अथॉरिटी देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, आर्टिकल 53 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 53 है, वो एक सिंबॉलिक अथॉरिटी देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। राष्ट्रपति को एक सिंबॉलिक अथॉरिटी बनाया गया है टू एक्ट एज अ सुप्रीम कमांडर, कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर के तौर पर काम करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो उनके जो रोल्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, इट इज रिलेटेड विद डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स वॉर्स, ओके, कंक्लूड्स पीस, शांति की बात करनी हो, युद्ध को विराम देना हो तो वो काम किया जाता है। एंड दे अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स को भी अपॉइंट किया जाता है सब्जेक्ट टू कैबिनेट एडवाइस। याद रखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, वो वॉर को कंक्लूड डिक्लेयर करते हैं। अगर कहीं युद्ध होने, अगर भारत युद्ध में जाने वाला है, युद्ध में पार्ट लेने वाला है, तो वो वॉर को डिक्लेयर करते हैं। युद्ध विराम करना है, पीस कंक्लूड करना है, दे आर द ऑफिशियल पर्सन टू कंक्लूड पीस। ओके, दे अपॉइंट द चीफ्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं उन्हें प्रेसिडेंट के नाम पर अपॉइंट किया जाता है सब्जेक्ट टू कैबिनेट एडवाइस। ये चीज याद रखेंगे, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, दे वर्क अपॉन द कैबिनेट एडवाइस। कैबिनेट की एडवाइस पर काम किया जाता है, ठीक है। एंड दिस ऑल इज रिलेटेड विद आर्टिकल 53, जो आपको याद रखना है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद आर्टिकल 53। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहां पर हमने देखा, ठीक है, तो हमने देखा आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर जो है कलवारी क्लास की सबमरीन है, ठीक है। और प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं वो सेकंड प्रेसिडेंट बन गई हैं आफ्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू इंटरेक्ट एंड टू हैव सच सबमरीन सॉर्टे, ओके, व्हिच इज a very interactive symbol and which is very interactive message, impactful message that is given to the not only to the armed forces but to the people of the nation as a whole, ठीक है। यहां पर हमने ये दो आर्टिकल्स देखे। अब आगे चलते हैं। लिंक्ड सिविलाइजेशन, ठीक है, एक एडिटोरियल है, लिंक्ड सिविलाइजेशन अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल बात कर रहा है इंडिया, भारत और ईरान के रिलेशंस के बारे में। जो इंडिया और ईरान है उसके जो बायलैटरल टाइज हैं, उन दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनका हिस्टोरिकल लिंकेज क्या है। अगर आप हेडिंग समझने की कोशिश करेंगे तो हेडिंग में कहा गया है लिंक्ड सिविलाइजेशंस। ओके, जो सिविलाइजेशन है वो लिंक्ड है। कहीं ना कहीं हम जब एज अ सिविलाइजेशन इवॉल्व हुए थे, जब हम अपनी सिविलाइजेशन पर देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहीं पर ईरानियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन में एक लिंक झलकता है। अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उस सिविलाइजेशन से लेकर आज के मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमने उस सिविलाइज्ड लिंक को कैसे इनकॉर्पोरेट किया है, ये हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, इंडिया और ईरान रिलेशन। दिस इज द हेडिंग, इंडिया एंड ईरान बाइलेटरल टाइज। भारत और ईरान, अपने मैप में ईरान की लोकेशन आप लोग देखेंगे, ठीक है, और वहां पर प्लीज उसे मैप में मार्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले बिफोर द आर्यंस वर डिवाइडेड, आर्य थ्योरी आपने सभी पढ़ी होगी, जब आर्यंस का इन्वेजन होता है इंडिया में, ओके, तो जो आर्यन सिविलाइजेशन है, ठीक है, आर्यन ट्राइब डिवाइड होने से पहले, ओके, ये आर्यन ट्राइब है, ये आर्यन ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, इन्हें ट्राइब्स कह देते हैं। ट्राइब्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट
ये जो इस आर्यन ट्राइब का एक पार्ट है वो सेटल हो जाता है ऑन द ईरानियन प्लेट्यू. ओके, वन पार्ट सेटल्स ऑन द ईरानियन प्लेट्यू, एक पार्ट ईरानियन प्लेट्यू में सेटल अप हो जाता है. अनदर पार्ट in the fertile plains of the Indus and the Ganges. गंगा और इंदस के बीच में सेटल हो जाता है दूसरा पार्ट. जो आर्यन ट्राइब्स रही हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, एक पार्ट ईरानियन प्लेट्यू में सेटल हो जाता है और दूसरा पार्ट आपका इंदस और गंगा वैली के बीच में जो फर्टाइल प्लेन्स हैं वहां पर सेटल हो जाते हैं. तो ये डिवीजन होने से पहले जो आर्यन ट्राइब हैं ये शेयर करते हैं लैंग्वेज. ओके, यहां पर सिमिलर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषा इनकी काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है. दे वर्शिप सिमिलर मिथ्स, वर्शिप सिमिलर मिथ्स. पूजा करने वाले जो इनके, जब ये दोनों ट्राइब्स अलग हुई दे डिवाइडेड. एक ट्राइब जो थी वो ईरानियन प्लेट्यू पर जाकर सेटल अप हो जाती है और दूसरी ट्राइब जो है वो इंदस और गंगा के प्लेन्स में, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं वहां पर सेटल हो जाती हैं. और इस डिवीजन से पहले उनकी जो भाषा थी वो काफी हद तक सिमिलर थी. दे शेयर्ड अ कॉमन लैंग्वेज, दे शेयर्ड कॉमन व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, दे शेयर्ड सिमिलर रिलीजियस मिथ्स. जो पूजा करने के जो उनके तौर तरीके थे उनमें भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, ऐसा इसमें यहां तक बताया गया है. ठीक है, अगर इसी एस्पेक्ट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो जो रिलीजियस बुक्स हैं जो आज के तौर पर जो हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है दोनों ग्रुप्स में. ओके, वन इज कि वो डिवीजन कैसे हुआ हमने ये समझा. दूसरा जो है, जो रिलीजियस बुक्स हैं, पहली रिलीजियस ईरान की अवेस्टा, ओके, और जो इंडिया की है द ऋग्वेद. ऋग्वेद और अवेस्टा में काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है. दे हैव ह्यूज रिजेंबलेंस, प्रोफाउंड रिजेंबलेंस है. यहां पर काफी हद तक ये जो भी होली बुक्स हैं इनमें काफी ज्यादा जो विचारधारा है वो काफी हद तक सिमिलर पाई जाती है. ओके, विचारधारा काफी हद तक सिमिलर पाई जाती है अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में. ये ईरान और इंडिया के रिलेशंस का अहम हिस्सा है क्योंकि जब ऋग्वेद लिखा गया लगभग उसी टाइम पर अवेस्ता भी लिखा गया और दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं दोनों सॉइल्स पर. ठीक है, अब इसके अलावा ये जो थी सिमिलैरिटीज थी, ठीक है, इसके अलावा जो ईरान पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज जो पर्शियन भाषा है वो पर्शियन लैंग्वेज का प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है. ओके, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस जो पर्शियन लैंग्वेज है जो कि ईरान की लैंग्वेज है उसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है. यहां पर पर्शियन सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं, ये आर्ट में, पेंटिंग्स में, पोम्स में काफी हद तक देखने को मिलती है. ठीक है, इसका जो इंडियन स्टाइल है पर्शियन का उसको सबके हिंदी इन्होंने नाम दिया है यहां पर. दिस इज द इंडियन स्टाइल ऑफ पर्शियन. ओके, पर्शियन का जो इंडियन स्टाइल है सबा के हिंदी, ये पर्शियन स्टाइल है, मतलब पर्शिया का स्टाइल है इंडियन वे में. ओके, इंडियन स्टाइल ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन भाषा का ये यहां पर बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है पर्शियन भाषा इंडिया में भी. ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं, ये थी बात जो थी ये एंशिएंट टाइम से हम लोग कैसे कनेक्टेड है, ईरान और इंडिया आपस में कैसे कनेक्टेड है, दोनों लैंड जो है आपस में किस तरह से एक अच्छा संबंध, बायलैटरल टाइज बनाकर रखते हैं. अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, मॉडर्न टाइम्स में दोनों कंट्रीज के बीच में क्या क्या संबंध है, ओके, कौन कौन से पिलर्स हैं जिन दोनों पर हमारे बायलैटरल टाइज टिके हुए हैं उनको देखते हैं. सबसे पहला जो सेंट्रल पिलर है इस पूरे रिलेशन का, ओके, जिस पर दोनों की आज के टाइम पर दोनों जो नेशंस हैं, ईरान और इंडिया, जो आपस में सबसे स्ट्रांग जिस पिलर पर खड़े हुए हैं दोनों नेशन, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी पर खड़े हुए हैं.
भारत आप सभी जानते हैं इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, जिसको आवश्यकता है ऑयल की। और दूसरी तरफ ईरान जो है उसमें वो एक नेचुरल रिजर्व है क्रूड ऑयल का। ओके, ऑयल का एक नेचुरल रिजर्व है, जिसके कारण हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एक सेंट्रल पिलर है ईरान और इंडिया के रिलेशंस का। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर दो सब पॉइंट बन सकते हैं। इंडिया बीइंग भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली। ठीक है, तो इट सिग्निफिकेंटली रिलाइज इंडस्ट्रीज को फ्यूल करने के लिए ऑयल और गैस बहुत ज्यादा जरूरी हो चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंटली रिलाय करता है अभी इंडिया ऑयल और गैस के रिजर्व्स पर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के बिहाफ पर। और वहीं दूसरी तरफ जिसमें आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे, ईरान जो है इट इज अ नेचुरल पार्टनर। ओके, टू फुलफिल लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स। जो हमारी एनर्जी की लॉन्ग टर्म नीड है, जरूरत है, उसको फुलफिल करने में ईरान एक नेचुरल पार्टनर है। इंडिया और ईरान का ये सबसे सेंट्रल पिलर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला पहला फर्स्ट पिलर और द सेंट्रल पिलर दैट इज द रिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड इंडिया इज दी एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया की जो कि हैवीली रिलाय करती है ऑयल और गैस पर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो एक्ट करता है नेचुरल पार्टनर, जो कि हमें लॉन्ग टर्म नीड्स जो है हमारी एनर्जी की नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहा है अभी तक की पूरी दोनों जो नेशंस हैं उनकी बायलैटरल टाइज के बीच में। अब आगे चलते हैं, जो सेकंड पिलर है इंडिया और ईरान के बीच में, भारत और ईरान के बीच में जो दूसरा स्तंभ है दोनों देश के रिलेशंस के बीच में, इज ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन। दोनों देश ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए आपस में कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो पूरे आर्टिकल में दिए गए हैं यहां पर, सबसे पहला एग्जाम्पल है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। भारत की मदद से जो चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया गया है ताकि इंडिया चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जा सके, पहुंच सके। तो कनेक्टिविटी के तौर पर बहुत ज्यादा इससे ईरान को भी फायदा मिला है और इंडिया को भी फायदा मिला है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में कई बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, यहां पर ये तो था पहला, डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एनएसटीसी, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसमें ईरान एक बहुत ज्यादा वाइटल पॉइंट है। ओके, ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसमें ईरान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, एक इंपॉर्टेंट रास्ता है। ठीक है, यहां से इस जो ये एनएसटीसी है यहां से इंडिया को कनेक्ट किया जा रहा है रशिया से। इंडिया इज गेटिंग कनेक्टेड टू रशिया एंड टू द नॉर्दर्न यूरोप वाया ईरान। ईरान के थ्रू
इंडिया, भारत जो है वो रशिया तक पहुंच रहा है, नदर्न यूरोप तक पहुंच रहा है वाया ईरान, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी का जो पूरा मॉडल है, इसमें ईरान जो है वो काफी अहम रोल प्ले कर रहा है, ओके, सेकंड पिलर को मजबूती से बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं, थर्ड पिलर जो तीसरा स्तंभ है, ठीक है, ईरान और भारत के संबंधों के बीच में, द थर्ड पिलर इज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी। जो वहां रीजन वाइज जो सिक्योरिटी है उसको देखकर अगर आप देखेंगे, ईरान और इंडिया दोनों ही एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को फेस करते हैं। बोथ दी नेशंस, दोनों जो नेशंस हैं ईरान और इंडिया, दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को, ओके, और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेररिज्म को भी फेस करते हैं, जिसका सोल्यूशन है रीजनल सिक्योरिटी को एनहेंस करना, ठीक है। टेररिज्म से बचने के लिए काफी ज्यादा एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन यहां पर जरूरी हो जाता है। इंटेलिजेंस टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। आतंकवाद और जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो रीजनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी का जो आपस में हमारे लेन देन है वो भी अहम हिस्सा बन जाता है इस पूरे रिलेशनशिप का। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि क्या और बेहतर हो सकता है दोनों देशों के बीच में, सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत यहां कहा गया है कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर ट्रेड, ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी ट्रेड, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ओके, बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑयल ट्रेड। जो अभी तक हम ट्रेडिशनली ऑयल ट्रेड करते आ रहे हैं उसके बियॉन्ड हमें सोचना पड़ेगा, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और किन प्रोडक्ट्स में, किन सर्विसेज में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छा वे फॉरवर्ड है, ठीक है। हम कोऑपरेट कर सकते हैं नॉलेज इंडस्ट्रीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ओके, नैनो टेक्नोलॉजी में एंड मेडिकल साइंसेज में। मेडिकल साइंसेज में हम कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि नॉलेज इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया काफी आगे है, वहीं पर ईरान की मेडिकल साइंसेज काफी आगे है, तो हम इन दोनों सेक्टर्स में काफी अच्छा कोऑपरेशन कर सकते हैं दोनों नेशंस के बीच में, ओके। सो दिस इज अ गुड वे फॉरवर्ड फॉर बोथ द नेशंस, इंडिया एंड ईरान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एल्स यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स, ओके, टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ये था ईरान और इंडिया से रिलेटेड पूरा आर्टिकल जो हमने देखा, ठीक है। लिंक्ड सिविलाइजेशन, मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, किस तरह से तेहरान और न्यू दिल्ली के जो 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेसी हैं वो कंप्लीट होने पर हम किस तरह से और इन रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव नेक्स्ट, व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड व्हाई इज एवरीवन लुकिंग फॉर इट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं और सब लोग उसको क्यों देख रहे हैं, क्यों रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे इतना ज्यादा रिसर्च चल रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। तो समझते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या, ओके, और इसका यूज कहां होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये अबंडेंटली हैं, लेकिन काफी ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है आपस मिनरल्स में डिसॉल्व होते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, तो यहां से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाना, इन रॉक्स से, इन मिनरल से, इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बाहर निकाल पाना एक बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव टास्क हो जाता है, जिसकी वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं
इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। इनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन में, वो काफी ज्यादा प्रौद्योगिकी की नजर से काफी ज्यादा कठिन है, चैलेंजिंग है, और इनको एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर इसको देखें, अर्थ की क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, जो धरती है, धरती के क्रस्ट में ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके। बट प्रेजेंट कैसे हैं? प्रेजेंट ये है स्प्रेड आउट इन लो कंसंट्रेशन, या तो ये उस क्रस्ट में बहुत कम कंसंट्रेशन में मौजूद है, और एल्स दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर। मिनरल्स में ये मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट। इनको इनके प्योर फॉर्म में उस रॉक से निकाल पाना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव टास्क है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अर्थ की क्रस्ट में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सट्रैक्शन जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हम इनके यूजेस की अगर हम बात करें, कहां यूज किया जाता है, तो इनका यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। क्रूशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के की फील्ड में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेट्स जो हैं हर फील्ड में, आज के दौरान हर फील्ड में, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई एआई टेक्नोलॉजीज हमें बनानी हो, कोई भी डिवाइस हमें बनाना हो, उसमें मैग्नेट्स जो है, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहां पर इसके अलावा इनकी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है लाइटनिंग एंड ऑप्टिक्स में। जो हम एलईडी एलसीडी टीवीज देखते हैं, उनमें जो हम एचडी हाई डेफिनेशन कलर्स की बात करते हैं, दे आर अचीव्ड बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनकी मदद से, उनकी जो स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं ऑप्टिक्स और लाइटिंग की, ओके, उसकी वजह से यूज होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर मल्टीपल ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ओके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ स्विच कर रहे हैं, ठीक है। वी आर स्विचिंग ओवर सोलर, विंड, जियोथर्मल एनर्जी। वहां पर भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजीज को बनाने में। तो ये यूजेस हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, ठीक है। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स देख लेते हैं, जैसा कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा। पीरियोडिक टेबल की अगर एक रफ इमेज में यहां पर बनाऊं, तो आपने चार्ट देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में या केमिस्ट्री की बुक में, वो कुछ इस तरह से दिखता है पीरियोडिक टेबल। तो ये जो दो टेबल्स आपको दिख रही है ना अलग से, यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। काफी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, जैसे कि स्कैंडियम है, थूलियम है, यट्रियम है। तो देयर आर इन टोटल 17 एलिमेंट्स। आपको सारे 17 एलिमेंट्स के नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल। टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, इस तरह के उनके कुछ नाम होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ नाम होते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जैसे नियोडाइमियम, नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स, ये एक तरह की मैग्नेट होती है, ठीक है। ये एक तरह की मैग्नेट है। जिस मैग्नेट में आप देख पा रहे होंगे, ये जो नियोडाइमियम है, ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो मिक्स किया जाता है आयरन के साथ, बोरॉन के साथ, और मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है। मैग्नेट बनाई जाती है, और ये कहां यूज, ये जो मैग्नेट होती है
और ये रेयर अर्थ एलिमेंट इस मैग्नेट को दो प्रॉपर्टीज देता है, एक तो लार्ज मैग्नेटाइजेशन, बहुत हाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्योर फॉर्म, और काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो नियोडाइनियम है इस मैग्नेट में, इसका यूज है कि ये काफी ज्यादा लार्ज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर पाता है और स्टेबिलिटी दे पाता है मैग्नेट को, ताकि वो अच्छी एफिशिएंटली यूज कर सके। ठीक है, कहां यूज होती हैं ये? दे आर यूज्ड इन, दीज मोटर्स आर यूज्ड इन, दीज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स एंड जनरेटर्स। मोटर्स और जनरेटर्स में यूज की जाती है। मोटर्स और जनरेटर्स आपको पता होगा, वो मोटर्स और जनरेटर जो कि काफी ज्यादा स्पीड पर चलते हैं और टेम्परेचर पर चलते हैं। काफी ज्यादा उनका तापमान बहुत हाई होता है, स्पीड बहुत हाई होती है, जो कि हमारे डैम्स में भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा हमें स्टेबिलिटी और लार्ज मैग्नेटाइजेशन की जरूरत है, ऐसी मोटर्स और जनरेटर्स में यूज होता है। जहां पर काफी ज्यादा स्पीड होती है, काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन करना मैग्नेट की और मैग्नेटाइजेशन मेंटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जो कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इस चीज को पॉसिबल बना पाते हैं। जैसे कि हमने इस एग्जांपल को देखा, नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट, ये इस तरह का एग्जांपल है जो इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, यहां पर इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे अहम जो है वो एनवायरमेंटल चैलेंज है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट को। हमने सबसे पहला चैलेंज तो समझ लिया, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड इनका जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर हम ऑयल के कंपैरिजन में बात करें तो ऑयल में जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा इजी तो नहीं कहेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी होता है, लेकिन ये इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ मिनरल्स जो होते हैं, सम मिनरल्स आर फाउंड इन दी दो यूरेनियम और थोरियम के जो रिजर्व्स होते हैं उनके साथ बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो यहां पर जो वेस्ट रॉक है, ठीक है, जो वेस्ट रॉक है, एज यू नो दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वेस्ट रॉक को बहुत ज्यादा हैंडलिंग में दिक्कत आती है। हैंडलिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेडिकली काफी ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं। थोरियम और यूरेनियम के साथ ये मिनरल्स मिलते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर जो वेस्ट रॉक होते हैं, जो वेस्ट मिलता है उसको हैंडल करना, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जिससे काफी ज्यादा हेल्थ कंसर्न्स हो सकती हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकती हैं। ये एक कंसर्न है। इसके अलावा जो दूसरा कंसर्न है, दीज माइंस, जिन माइंस में इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक केमिकल्स आर रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो पानी यूज है, सबसे पहले तो इस पानी की जो अमाउंट है वो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो पानी ऑलरेडी वैसे ही कम है, इन रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालने में और ज्यादा पानी लगता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। पोल्यूशन, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है जिसे हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और यहां से इसमें पोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाता है अगर हम इनके एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही था पूरा रेयर अर्थ एलिमेंट का जो आर्टिकल। और यहां से एक चीज और समझेंगे, जो पूरा डोमिनेंस है, सबसे ज्यादा डोमिनेंस इस फील्ड में चाइना का है। चाइना के पास, ठीक है, 44 मिलियन टन्स का जो है पूरा रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद ब्राजील आता है जिसमें 21 एमटी है। इंडिया उसके बाद 6.9 मिलियन टन से, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से चाइना का काफी ज्यादा डोमिनेंस है इस पूरे फील्ड में, रेयर अर्थ की फील्ड में। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पेरिसोडाइनियम, सीरियम, लेथेनियम, नियोडाइमियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। यहां से हमने समझा कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, और ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, टोटल 17 एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल 17 एलिमेंट हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। पूरी क्रस्ट में काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन दिक्कत क्या है, लो कंसंट्रेशन में है और ये मिनरल्स के साथ मिक्स्ड है, जिसकी वजह से इनका जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, निकालने का, प्योर फॉर्म में निकालने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव है। ठीक है, यूज कहां होता है, काफी ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो हम यूज करते जा रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स में, ऑप्टिकल्स में। ठीक है, ये हमने देखा इन दोनों कैटेगरीज में ये पाया जाता है। हमने नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट से समझा कि किस तरह से ये रिक्वायर्ड होता है और हाई स्पीड और टेम्परेचर में किस तरह से ये स्टेबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है, और क्या क्या कंसर्न्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, ये हमने देखे। ओके, अब नेक्स्ट एक आर्टिकल है, हालांकि ये ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, इसमें मतलब इसमें प्रोसेस समझाया गया है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया गया है, अलकनंदा कैसे डिस्कवर किया गया, लेकिन उस सब में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझना है वो समझना होगा। ठीक है, अलकनंदा जो है ओके, अलकनंदा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। अलकनंदा किस जगह पर है? ओके, क्या है अलकनंदा? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अलकनंदा के बारे में। ठीक है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? लेट मी हेल्प यू आउट। किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा? अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलके कौन सी रिवर बन जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई स्पाइरल गैलेक्सी फाइंड करी है। ठीक है, तो ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा एक ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। क्या है? ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, जैसे हम एक गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा जो यूनिवर्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, आकाशगंगा जिसे कहते हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, तो ये इस तरह से कुछ दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखने वाली गैलेक्सी है। ठीक है, जिसका नाम अलकनंदा रखा गया है। अलकनंदा नाम रखा गया है। ये जो अलकनंदा गैलेक्सी है, ये सेकंड स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, सेकंड फारदेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी जो अभी डिस्कवर हुई है, सेकंड स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर हुई है। डिस्कवर किससे करी गई है? जेम्स वेब टेलीस्कोप से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है, अलकनंदा जो है सेकंड फादरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है, बहुत दूर है, ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, इस तरह की दिखने वाली गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होती है, ऐसे ही स्पाइरल गैलेक्सी है। किससे डिस्कवर किया गया है? कौन से टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है? तो इसे डिस्कवर किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर किया गया है। ठीक है, पहली जो ओल्ड और जो पुरानी ओल्ड गैलेक्सीज डिस्कवर करी गई हैं उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। इससे पहले एक फादरेस्ट गैलेक्सी देखी गई थी, BRI 13350417। ठीक है, ये ओल्डेस्ट गैलेक्सी देखी गई थी, ओल्डेस्ट गैलेक्सी ये देखी गई थी, ये इसका नाम है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, इससे पहले एक पहली जो गैलेक्सी ढूंढी गई थी स्पाइरल गैलेक्सी, उसका नाम था वर्लपूल गैलेक्सी। वर्लपूल गैलेक्सी जिसे M51 भी कहते हैं। ठीक है, M51 भी कहते हैं। और ये जिस टेलीस्कोप से ढूंढी गई थी, जिस टेलीस्कोप से ये ढूंढी गई थी, उस टेलीस्कोप का नाम है लिवाइथन। ठीक है, लेवाइथन नाम की टेलीस्कोप से ये ढूंढी गई थी। ठीक है, अब इसका नाम अलकनंदा रखा गया है, इस आर्टिकल में बताया गया है। जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसका जो हिंदी नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम है, ठीक है, उस मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम है मंदाकिनी। मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है हिंदी में मंदाकिनी। उसी से इंस्पिरेशन लेकर इस गैलेक्सी का नाम रखा गया है अलकनंदा। ठीक है, उसी से इंस्पिरेशन लेकर इसका नाम रखा गया है अलकनंदा। ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है पूरे आर्टिकल में से।
अलकनंदा जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढी है, ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, इस तरह से दिखती है, ठीक है। सेकंड फादरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर की गई है, कौन सा टेलीस्कोप यूज किया गया है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूज किया गया है। ओल्डेस्ट फादरेस्ट गैलेक्सी जो डिस्कवर करी गई थी BRI 13350417 करी गई थी। इसके अलावा लिवाइथन टेलीस्कोप से एक वर्लपूल गैलेक्सी भी डिस्कवर करी गई है जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी का नाम है मंदाकिनी, उसी से इंस्पिरेशन लेकर जो अब नई ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर करी गई है उसका नाम अलकनंदा रखा गया है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नाम देकर पूछा जा सकता है अलकनंदा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो वहां से आप देखेंगे। दो छोटी छोटी न्यूज है, ठीक है। क्या है इन न्यूज में, आप सभी के सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, ठीक है, सेव अरावलीज जैसे काफी सारे कैंपेन्स चल रहे होंगे, काफी सारे आपने वीडियोस भी देखी होंगी। तो उसी का संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। अभी जो 20 नवंबर को जो फैसला सुनाया गया था, 20 नवंबर को जो डिसीजन दिया गया था, जहां पर डिफाइन किया गया था कि अरावली की जो कैटेगरी है उसमें जो 100 मीटर से ऊपर वाले जो पेड़ हैं, वही जो माउंटेन्स हैं, वो अरावली में कंसिडर किए जाएंगे, बाकी नहीं किए जाएंगे। और यहां से माइनिंग को 100 मीटर से नीचे वाली रेंज में लीगलाइज कर दिया गया था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चेंज हो गया है, नई पैनल बनेगा, ठीक है। इस को संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहां पर कहा है कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी डिफाइन करेगी कि अरावली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस बेसिस पर आगे ये चीज देखी जाएगी। यहां देख लेते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन द अरावलीज। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके ओपिनियंस, जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनके ओपिनियंस ऑब्टेन किए जाएंगे। और उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर रिलेटेड हैं अरावली से, उनके व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे, तभी इस जो डेफिनेशन है उसे रीडिफाइन किया जाएगा। यहां पर ऐसी बात करी गई है, ठीक है। तो ये न्यूज जो है जनवरी में एक्सपेक्टेड है, जनवरी में हम देखेंगे कि इस एस्पेक्ट में जब कमेटी बनेगी और ज्यादा डेफिनेशंस क्लियर आएंगी। तो फिलहाल के लिए ये रोक लगा दी गई है, जो 20 नवंबर का फैसला था उस पर रोक लग चुकी है, ठीक है। काफी अच्छी बात है कि हमने एनवायरमेंट को लेकर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कदम उठाया, ठीक है, क्योंकि अरावली का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल है, यहां पर सबरीमला टेम्पल में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, पिलग्रिमेज सीजन में, एनुअल पिलग्रिमेज है, ठीक है। उसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है फेस्टिवल का, मकरा विलक्कू ये फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि सबरीमला टेम्पल में ऑर्गेनाइज होता है। सिर्फ आपको नाम याद रखना है यहां से, ठीक है। यहाँ 18 होली स्टेप्स जो है उन्हें खोल दिया जाएगा आफ्टर लाइटिंग दी आजी, ठीक है, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा इस फेस्टिवल के लिए सबरीमला अयप्पा टेम्पल को, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थी दो छोटी छोटी न्यूज, बस आपको नाम याद रखना था। इसके अलावा वाई इंक्लूजन ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, बहुत यूनिक आर्टिकल है अपने आप में। इसको समझते हैं कि जो इंक्लूजन है, ये सबसे पहले तो आप देखेंगे जो आपका जीएस पेपर है, जीएस के पेपर में स्पेसिफिकली एक टर्म आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ टॉपिक, और ये इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप में काफी सारे पहलुओं को लेकर चलता है। तो यहां से हमें समझना होगा कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है ये क्या है, और ये आर्टिकल हमें बता रहा है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है। इसके अलावा ये इंडियन सोसाइटी का भी एक टॉपिक बन सकता है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड भी ये आर्टिकल है, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। तो दिस कैन बी वाइडली यूज अक्रॉस जीएस पेपर 1, 2, 3 एज वेल एज 4, ठीक है। एससी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है हमारे लिए। वाई इंक्लूजन ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, तो इस आर्टिकल को समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है और किस तरह से हमें समझना है, ठीक है। यहां जो जिस्ट है आर्टिकल का वो हम समझते हैं। यहां पर बात करी गई है, एक इकोनॉमिक टर्म दिया है जिसे कहा गया है पिंक इकोनॉमी, पिंक इकोनॉमी और रेनबो मार्केट।
पिंक इकोनॉमी या रेनबो मार्केट आप समझेंगे बेसिकली, आप समझ पा रहे होंगे रेनबो से, ठीक है। आपने शायद प्राइड फ्लैग देखा हो, अगर आपने प्राइड फ्लैग देखा है जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक फ्लैग है, वहां से रेनबो, उस फ्लैग में रेनबो दर्शाया जाता है। रेनबो स्टैंड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ ऑल द जेंडर्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में सारे जेंडर्स का इंक्लूजन की बात करी जाती है, तो यहां से रेनबो मार्केट शब्द निकाला गया है, जिसे पिंक इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे केयर इकोनॉमी होती है, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी होती है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा, ब्लू इकोनॉमी भी समझी थी, ऐसे ही पिंक इकोनॉमी है, ठीक है। अब ये पिंक इकोनॉमी है क्या? सॉरी एवरीवन। तो ये जो पिंक इकोनॉमी या रेनबो मार्केट है, ये बेसिकली वो मार्केट है जो इकोनॉमी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की पावर से जब ड्राइव होती है, उस चीज को ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसे समझते हैं क्या है ये। इट इज द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, आर्थिक प्रभाव है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, आर्थिक प्रभाव है ऑफ इंडियाज, स्पेसिफिकली हम इंडिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वैसे ही ग्लोबली टर्म यूज किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज, भारत का जो एलजीबीटीक्यू है, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है भारत की, उसका आर्थिक प्रभाव पड़ता है, रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट yet under represented and recognized market opportunities, ठीक है। जो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में भारत की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में पूरी जो कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो योगदान है, जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो आर्थिक प्रभाव पूरे जीडीपी में जो हमारा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पड़ता है, उसको कहा गया है पिंक इकोनॉमी या रेनबो मार्केट, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि इस जो कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, ये अंडर रिप्रेजेंटेड है और अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। इन्हें जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो नियरली हमारे देश में नियरली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या है भारत की, उसका 10% जो है वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, ठीक है। टोटल जो जनसंख्या है भारत का, उसका 10% एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, एंड इट रिमार्क्स अ ग्रेट परचेजिंग पावर। इनकी जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। परचेजिंग पावर आप समझ सकते होंगे, खरीदने की जो क्षमता होती है, खरीदने की मार्केट से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने की क्षमता होती है, ये 10% ऑफ दैट पॉपुलेशन, उस कम्युनिटी की बहुत ज्यादा रिमार्केबल परचेजिंग पावर है। अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो $168 बिलियन, ठीक है, इन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में $168 मिलियन की परचेजिंग पावर रखती है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, एंड इट अफेक्ट्स, इससे अफेक्ट होता है नियरली 1.7% ऑफ द इंडियन जीडीपी। जो भारत का 1.7% जीडीपी है, वो अफेक्ट होती है एलजीबीटीक्यू की परचेजिंग पावर से। बट द प्रॉब्लम लाइज इन देयर अंडर रिकॉग्निशन, प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बिकॉज वी लैक इन एन इंक्लूजन ऑफ जेंडर्स, ठीक है। अभी भी ये एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, टैबू बना हुआ है टू टॉक अबाउट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज, विच शुड नॉट बी द केस, बिकॉज इतनी ज्यादा अगर हम इकोनॉमिक, जैसा बोला जाता है ना, इकोनॉमी डोमिनेट्स, पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था होती है वही डोमिनेट करती है। अगर हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो समाज का तबका 1.7% अफेक्ट डाल रहा है जीडीपी में, जो कि एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट है,
उसकी रिमार्केबल परचेजिंग पावर को अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसा पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है और इसमें फिर वे फॉरवर्ड भी दिया गया है। ठीक है, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें कि हम कैसे इंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन इन एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एड्स जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, ज्यादातर वो बाइनरी जेंडर्स पे चलते हैं, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, बट द थर्ड जेंडर और द एलजीबीटी कम्युनिटी जेंडर्स आर somewhat neglected in the marketing and the advertisement sector, जिसको रीडिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कॉर्पोरेट एडवोकेसी की बात करी गई है कि जो कंपनियां हैं उन्हें एडवोकेट करना पड़ेगा टू रेज द वॉइसेस ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, उनकी आवाज को उठाने के लिए। ठीक है, इंक्लूजन मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग से काफी आगे बढ़ना होगा हमें इंक्लूजन को लेकर। सोसाइटी को सबसे पहले सोशल स्टिग्मा को रिमूव करना होगा, तभी हम इस इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पूरा आपने देखा होगा बेसिकली यहां पर क्या हुआ है। कंटेक्स्ट अगर आप समझना चाहें तो कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपना बहुत पुराना जजमेंट है उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक लॉयर थी, लोअर कोर्ट की लॉयर थी, उन्होंने एक सेम सेक्स कपल को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। ठीक है, मैरिज का लाइसेंस देने से मना कर दिया था, कहते हुए कि ये उनके पर्सनल बिलीफ्स के खिलाफ है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पर्सनल बिलीफ्स के हिसाब से जुडिशरी काम नहीं करेगी। ठीक है, और यहां पर इसी के चलते बताया गया है कि किस तरह से ये एक रेनबो मार्केट बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है पूरे नेशन को, लेकिन उससे भी पहले जो सोशल स्टिग्मा बना हुआ है एलजीबीटी की कम्युनिटी को लेकर, उसे हमें हटाना होगा और प्रॉपर एडवोकेसी करनी होगी, तभी हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट गियरिंग अप टू होस्ट मेगा एआई समिट इन फरवरी। भारत एआई समिट होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो एआई समिट्स हैं, ठीक है, एआई समिट्स की अगर हम बात करें तो ये 4 एआई समिट, चौथी एआई समिट होने जा रही है जो भारत होस्ट करेगा। पहली जो एआई समिट हुई थी, इट हेल्ड इन सॉरी, दो 2023 में यूके में ये समिट हुई थी। ठीक है, इसका नाम था एआई सेफ्टी समिट। इसका नाम रखा गया था एआई सेफ्टी समिट, यहां से एआई की सेफ्टी से रिलेटेड बात करी गई थी। सेकंड समिट जो हुई वो आपकी सियाउल में हुई, जो कि नॉर्थ कोरिया में का पार्ट है, नॉर्थ कोरिया में हुई थी। ये 2024 में हुई थी, 2024 में। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड समिट हुई, ठीक है, वो पेरिस में हुई 2025 में। इसका नाम रखा गया था एआई एक्शन समिट। अब जो चौथी समिट होने जा रही है 2026 में, वो इंडिया में होने जा रही है 2026 में। इसका नाम है एआई इंपैक्ट समिट। ठीक है, आपको यही पॉइंटर्स याद रखने हैं जो एआई से रिलेटेड समिट हुई है। चौथी समिट भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है, यूनियन गवर्नमेंट ने इसे, जैसा हमने G20 को सेलिब्रेट किया था, G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करी थी, उससे भी ज्यादा ग्रैंड लेवल पर हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम एआई समिट्स की बात करें, सबसे पहली एआई समिट 2023 में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ब्लैक्सकी पार्क में हुई थी, जिसका नाम रखा गया था एआई सेफ्टी समिट। उसके बाद
एआई सियाउल समिट हुई थी नॉर्थ कोरिया में 2024 में। उसके बाद तीसरी 2025 में हाल ही पेरिस में हुई थी एआई एक्शन समिट, और अब 2026 में इंडिया में होने जा रही है एआई इंपैक्ट समिट, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में होगी। ठीक है, फरवरी में इस समिट को होने के कहा गया है कि ये जो समिट है एआई इंपैक्ट समिट भारत सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, ये फरवरी में होने की पूरे संभावना है। ठीक है, बाकी आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगे, जब ये समिट होगी, इससे रिलेटेड न्यूज आएंगी, तब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद INVS कॉन्देनेक से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। ठीक है, INSV कौदिन्या। ठीक है, INSV कौदिन्या क्या है? इंडियन नेवी का इंडिजिनसली बिल्ड है। ठीक है, इंडियन नेवीज ट्रेडिशनली स्टिच्ड सेलिंग वेसल। आप ये यहां इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप ये इमेज देख पा रहे हैं इस तरह की। ये ट्रेडिशनली जो सिलाई से बनने वाला जो सेलिंग वेसल होता है, चलने वाली नाव जो होती है सेलिंग वेसल, जो पारंपरिक तरीके से सिलकर बनाई जाती है कपड़े से, ठीक है, उसका नाम है INSV कौदिन्या। ठीक है, ये इंडियन नेवी का, भारत की नेवी का इंडिजिनसली बिल्ड है, हमने खुद इसे बिल्ड किया है। ये पोरबंदर गुजरात से निकलकर मस्केट में जा रहा है, ओमान की राजधानी तक जाएगा, और ओमान और भारत के बीच के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग एक सिंबोलिज्म देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ नाम याद रखना है, INSV कौदिन्या क्या है? इंडियन नेवी का इंडिजिनसली बिल्ड स्टिच्ड वेसल है। ओके, वाटर वेसल है। ठीक है, और ये कहां से? गुजरात से ओमान गया है, सल्तनत ऑफ ओमान, मस्केट वहां की राजधानी है, वहां पर गया है। और ये इंडिया की लिगेसी, इंडिया और गुजरात और ओमान के बीच के जो रिलेशंस हैं, उनको सिंबॉलिकली काफी एक स्ट्रॉन्ग सिंबल टू द वर्ल्ड ये देने वाले हैं यहां पर। ठीक है, ये था आज के क्लास में। काफी सारे आर्टिकल्स हमने आज देखे, इंक्लूडिंग एडिटोरियल्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑल्सो। आशा है कि आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, सी यू एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर giving your valuable time to looking this lecture. पढ़ते रहिए, समझते रहिए, keep learning, keep shining. Thank you. जय हिंद, जय भारत।